तो अभी हम लोग सेक्शन 141 पढ़ रहे हैं। 141 में बोला एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन। 139 में ऑडिटर आता है, सेक्शन 139 में ऑडिटर आता है, 149 में ऑडिटर जाता है। हम लोग 141 का बात करते हैं। 141 में बोला गया सबसे पहले कि ऑडिटर कब एलिजिबल है, कब वो बनने लायक है ऑडिटर। तो बोला गया कि एलिजिबिलिटी टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर में ये बात को समझो कि वो सिर्फ सीए है तो ही ऑडिटर बन सकता है। वाह, वो सेक्शन 141 है जहां पे लॉ हमको ताकत देता है कि हम एक ऑडिटर बन सकते हैं। तो बोला गया ठीक है। बट बहुत बार क्या होता है ना कि एक सीए का दोस्त एडवोकेट था और शेयर मार्केट में काम कर रहा है, कोई तो कोई कुछ, तो ये लोग एक फर्म बनाता है और ये लोग उसको सर्विस देता है। तो क्या ऐसा फर्म ऑडिटर बन सकता है? लॉ बोला देखो भाई, फर्म को अगर ऑडिटर बनना है तो वहां मेजोरिटी सीए होना चाहिए। हमको सीए है बन सकते हैं, मेरा फर्म के नाम से अपॉइंटमेंट होगा ना, उसमें क्या मेजोरिटी सीए है? हाँ बन सकते हैं, नहीं सॉरी। और ये फर्म जो है ना, ये प्रैक्टिसिंग सीए इन इंडिया होना चाहिए, तो ही तुम सीए बन सकता है, कंपनी में ऑडिटर अपॉइंट हो सकता है। अगर हम एक फर्म है, एलएलपी भी यहाँ पे इंक्लूड होता है, अगर हम एलएलपी हैं सीए के या सीए कम नहीं होता, ए एंड एसोसिएट्स ऐसे कुछ भी नाम है, अगर हम बनते हैं तो ये हम क्या, मेरा जो दोस्त है एडवोकेट वो साइन वगैरह कर सकता है? नहीं, खाली सीए ही साइन कर सकता और कोई साइन नहीं कर सकता। तो 141 कितना अच्छा है, हमको पावर दिया इतना सारा। लेकिन 141 का 3 आया और बोला ब्रो, हम तेरे से पावर छीन रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि अगर तुम में ये खामियां हैं, अगर तुम्हारे अंदर ये कोई भी कैरेक्टर है ना, तो तुम ऑडिटर नहीं बन सकता। यू आर नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, एज एन ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी। कौन सा खामियां? ये 141 में ही बताया। सबसे पहले बोला कि अगर तुम्हारा फर्म नहीं है, कंपनी है, अरे पीडब्ल्यूसी, डिलॉइट, ये सब नाम है, ठीक है। अब पीडब्ल्यूसी डिलॉइट किस फॉर्म में कर रहा है? अगर वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो बॉडी कॉर्पोरेट के नाम से क्या बोलते हैं, ऑडिट नहीं होता है, ठीक है। वो फर्म के नाम से होता है। उसके बाद ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो भी कंपनी है, अगर मानो हम रिलायंस का, हम सीए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम रिलायंस का ऑडिट करें और रिलायंस में हम एम्प्लॉय भी है, अरे जॉब भी तो करता है ना सी, क्या हम उसको ऑडिट कर सकते हैं? नो। अच्छा मानो ठीक है, ये रिलायंस में अंबानी जी है ना, ये वहां पे मानो ऑफिसर है और हमारा और अंबानी जी का एक पार्टनरशिप भी चलता है। तो अंबानी जी हमको फोन करके बोले कि ब्रो आके ऑडिट कर दे, हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आई एम, अगर हम ऑफिसर के, जो उस कंपनी में ऑफिसर है, उसके अगर हम पार्टनर या एम्प्लॉय है ना, तो हम ऑडिट नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? तो सबसे पहले अगर हम बॉडी कॉर्पोरेट है, एलएलपी चलता है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट है, डिलॉइट नहीं कर सकता, दूसरा नाम से करेगा इंडिया में ऑडिट। या फिर अगर हम किस उस कंपनी में जिसको ऑडिट करना है वहीं पे ऑलरेडी एम्प्लॉय या ऑफिसर है, कैसे करेगा भाई? अच्छा हम नहीं है, लेकिन उसका जो ऑफिसर है ना, उस या तो हम अंबानी, मानो रिलायंस के ऑफिसर अंबानी जी, तो हम उसके पार्टनर या फिर एम्प्लॉय हैं, तो उस केस में भी हमको नॉट एलिजिबल बोल दिया। अब इंपॉर्टेंट आता है, यहां से सवाल आता है एग्जाम में। पीआरपी, पर्सन रिलेटिव पार्टनर, तीन चीज के बारे में बोल रहा है कि उस सीए का, अगर हमको सीए बनना है तो हम, या फिर मेरा रिलेटिव, या फिर मेरा पार्टनर, ये लोग पे ये रूल अप्लाई हो रहा है। क्या? कि हम उस फर्म में, मानो हम रिलायंस को ऑडिट करना चाहते हैं और हम उसमें शेयर्स वगैरह, सिक्योरिटी वगैरह होल्ड कर रहे हैं, नॉट अलाउड। आप उस फर्म में या फिर उसका सब्सिडरी में या फिर उसका होल्डिंग में या फिर उसका दोस्त यानी कि एसोसिएट में या फिर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग में, किसी में भी आप चाह के भी सिक्योरिटी होल्ड नहीं कर सकते। तो ये कैसे लैंग्वेज याद होगा? CHASS। कैसे? कंपनी या फिर उसका होल्डिंग या फिर उसका एसोसिएट या फिर उसका सब्सिडरी या फिर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग, ऐसे करके चार्ज करके हम लोग याद कर लेंगे। तो हम लोग बोले ठीक है, पीआरपी यानी कि पार्टनर, पर्सन या रिलेटिव, ये लोग अगर सिक्योरिटी होल्ड करता है किसमें? चार्ज में, कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट एंड सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग में सिक्योरिटी होल्ड करता है, तो ये लोग नहीं बन पाएगा। क्या नहीं बन पाएगा? हम सीए नहीं बन पाएंगे। उसके बाद आया कि अगर ये लोग कंपनी से उधार लेके रखा है, कितना? 5 लाख से ज्यादा का, 5 लाख का लेके रखा अलाउड है, 5 लाख से ज्यादा का इंडेटेड है, तो भी हम सीए नहीं बन पाएंगे। हम कौन? हम, मेरा रिलेटिव, मेरा पार्टनर, अगर उस कंपनी को लोन, कंपनी से उधार लेके लेके रखा है 5 लाख से ज्यादा, तो हम ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। या फिर कंपनी कहीं से लोन लिया और हम उसके लिए गारंटी देके रखे, गारंटी देके रखे थर्ड पर्सन को लोन का, कितना? 1 लाख से ज्यादा, तो हम उसमें ऑडिटर नहीं बन पाएंगे क्योंकि हम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, मेरे मन में चोर रहे।
तो ये इंपॉर्टेंट है क्या, पीआरपी 3 चीज के बारे में बात की, सिक्योरिटी इंडेटेड अबव 5 लाख एंड गारंटी अबव 1 लाख। किसमें होल्ड कर रहा है, चार्स में, कंपनी होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी एंड सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग। फिर बोला गया कि देखो यार, हम ठीक है, मेरा पार्टनर भी कुछ शेयर होल्ड नहीं कर सकता, हम समझ रहे हैं, दिन भर मेरे साथ रहता है, लेकिन रिलेटिव ये लोग तो बेचारा घर पे रहता है, ये लोग को क्यों बोल रहा है। तो बोला ठीक है, रिलेटिव 1 लाख तक का सिक्योरिटी, क्वेश्चन, रिलेटिव 1 लाख तक का सिक्योरिटी होल्ड करेगा तब भी हम सीए बन सकते हैं, 1 लाख से ज्यादा होल्ड करेगा हम सीए नहीं। अब रिलेटिव फूफा चाचा नहीं, रिलेटिव क्या है आगे है, हम लोग का भी उससे मतलब नहीं है। हम लोग का मतलब है कि अगर रिलेटिव कंपनी में सिक्योरिटी होल्ड करता है ना, तो वो 1 लाख तक कर सकता है, हम तो 1 रुपया नहीं, मेरा पार्टनर 1 रुपया है। बाकी इंडेक्टेड 5 लाख तक का लिमिट है और गारंटी 1 लाख तक का लिमिट है। उसके बाद आगे फिर और डिस्क्वालिफिकेशन है, ये तो खाली ट्रेलर था। बोला गया कि मेरा उसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, यानी कि मानो उस कंपनी के हम सप्लायर हैं या फिर उस कंपनी से मेरे को बिजनेस का धंधा हो रहा है, नॉट अलाउड। उस कंपनी से चार्स, यहाँ भी चार्स, कंपनी होल्डिंग सब्सिडरी या किसी से भी बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मानो हम हैं, मेरा रिलेटिव वहां पे डायरेक्टर है या फिर वहां पे जो है की मैनेजरियल लेवल पे है, तो क्या हम ऑडिटर बन सकते हैं, अभी नहीं। वही बात है फिर से, या तुम अपना तुम्हारे रिलेटिव कंपनी को कैसे सही से अनफेयर बिना हुए ठीक से रख सकता है, नहीं रख सकता। तो हम बोले ठीक है, हम समझ गए, हम बॉडी कॉर्पोरेट है तो नहीं कर सकते हैं, वहां काम कर रहे तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि मेरा पार्ट अगर उसका ऑफिसर के पार्टनर या एम्प्लॉय है तो भी नहीं कर सकते हैं। फिर पीआरपी चार्ज वाला लफड़ा समझाया तुम लोग हमको। उसके बाद बोलता बिजनेस धंधा कर रहे तो नहीं कर सकते, मेरा रिलेटिव वहां पे डायरेक्टर या केएमपी तो नहीं कर सकते। अगर मानो हम वहां जॉब करें तो कर पाएंगे क्या, बोले वहां रे भाई, तुम वहां अगर एम्प्लॉयमेंट में तो कैसे कर पाएगा, फिर से फालतू बात, ये बात को समझो। हाँ, ये बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से अलग क्वेश्चन बन रहा है। अगर हम एक सीए हैं तो हम मैक्सिमम कितने कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं। तो बोला गया कि अगर हम एक ऑडिटर हैं तो हम 20 कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, बस। ये इतना बड़ा इंडिया, इसमें इतना सारा कंपनी है और हर सीए 20 कंपनी का ऑडिट कर सकता है, 3 लाख 4 लाख तो सीए। तो बोला गया सुनो, ये जो 20 वाला लिमिट है ना, ये पॉड्स के ऊपर नहीं लगता है। पॉड्स मतलब, अरे तुम लोग सोचो ना, दुनिया में देश में इतना कंपनी है, सीए इतना कम है, कैसे होगा। तो बोला प्राइवेट 1%, गवर्नमेंट एंड स्मॉल कंपनी। किस पे नहीं लगता है, प्राइवेट 1%, गवर्नमेंट स्मॉल, प्राइवेट 1%, गवर्नमेंट एंड स्मॉल, ये लोग पे नहीं लगे। तो हम बोले ओके, हम 20 कंपनी को ऑडिट कर सकते हैं, ये लिमिट में पॉट्स को नहीं देखना। हम आगे बढ़ने लगे, लो बोले नहीं, जहां प्राइवेट वहां लो नंबर, यहाँ पे भी नंबर आए। बोला गया कि अगर तुम एक प्राइवेट कंपनी का ऑडिट करता है तो यहाँ पर अगर उसका कैपिटल 100 करोड़ से ज्यादा का है, अगर 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 एग्जाम में आएगा कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका कैपिटल 110 करोड़ है ब्रो, वो तो 20 वाला में गिनेगा, क्योंकि वो भारी कंपनी को ऑडिट कर रहा है, भारी फीस मिलेगा। लेकिन कोई प्राइवेट कंपनी है जिसका कैपिटल 100 करोड़ से नीचे का है, तो वहां पर लिमिट में मत लेना, चलेगा। तो प्राइवेट 100 के नीचे का तो लिमिट मत लेना, चलेगा, छोटा मोटा है। ओपीसी, डोरमेंट और स्मॉल कंपनी को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोला गया कि अगर तुमको कभी भी फ्रॉड फ्रॉड बोलकर जेल में कन्विक्ट कर दिए थे, तुमको फ्रॉड फ्रॉड बोल के जेल में कन्विक्ट कर दिए थे, सजा काट के आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 साल तक तो तुमको सीए बनने नहीं देंगे। अगर हम फ्रॉड के चक्कर में जेल चल गए ना, 10 साल के लिए मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जा रहा है, सीए नहीं बन पा रहे हम, मतलब ऑडिटिंग नहीं कर पा रहे हम, इस बात को समझो। एंड सिंपली बोला गया है कि सेक्शन 144 आगे आएगा, और 144 के तहत अगर तुम उस कंपनी का या होल्डिंग का सब्सिडरी का कोई भी वायोलेशन करता है, वो क्या है आगे समझ में आएगा, बट उस केस में भी हम लोग डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो ये सारा चीज को एक बार वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ना होगा, इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में 141 में क्या बोला कि मानो अपॉइंटमेंट के बाद जो ऑडिटर है वो ये सब कोई कांड करता है, मानो अपॉइंट हो गए उसके बाद मेरा कोई वहां पे रिलेटिव निकलता है, या फिर मानो अपॉइंट होने के बाद बिजनेस रिलेशन हुआ, तो बोला गया यहाँ पर तुमको ऑफिस तुरंत छोड़ना होगा, कैजुअल वैकेंसी हो जाएगा। और कैजुअल वैकेंसी 139 में बोला गया है कैसे भरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 141 को हम लोग पूरा एक्सप्लेन कर दिए। अब हम लोग बात करते हैं वही एक चार, ये 141 था। अब एक बार 143 पे आ जाते हैं, 142 को बाद में अपन पढ़ेंगे। 143 क्या बोलता है, 143 बोलता है पावर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, ठीक है। 143 आई लव यू, ऐसे ही ना होता है,
तो 143 यानी कि आई लव माई ड्यूटीज, आई लव यू माई ड्यूटी, इस तरीके से हम लोग 143 को याद रखें कि हम अपने पावर को, अपने ड्यूटी को, अपने हक को प्यार करते हैं, 143 करते हैं, 143 करते हैं। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले मेरा हक क्या है। तो एज एन ऑडिटर ऑल टाइम्स, हमेशा मेरे को एक हक मिला। वो हक था राइट ऑफ एक्सेस। राइट ऑफ एक्सेस, किस चीज का एक्सेस, क्या चीज का एक्सेस मिल रहा है हमको? तो लॉ बोला सुनो, तुमको हक मिल रहा है कि जब तुम्हारा मन करे, तुम ऑडिटर है, सीए है, क्यों पढ़ रहा अकाउंट्स, उसका अकाउंट्स खुल के देखो, उसका वाउचर्स मंगाओ कि उसका बिल ला के दीजिए हमको, पूरा हक है। वो सब वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगा या फिर कहीं भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी रखे, मेरे पास हक है, हम वो मंगा सकते हैं। क्या? अकाउंट्स एंड वाउचर को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी ऑफिसर को फोन लगा के मांगने का, उसका कंपनी में मांग सकते हैं कि हाँ, मेरा ड्यूटी को निभाने के लिए अगर नंबर वन कोई एक्सेस चाहिए तो हम ले सकते हैं, किसका? अकाउंट्स का या वाउचर्स का। नंबर टू, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ले सकते हैं, किससे? ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी से। तो ये दो हक मिला, एक्सेस का और इन्फॉर्मेशन का। एक्सेस का किसका? अकाउंट्स और वाउचर। इन्फॉर्मेशन का किसका? ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। हम बोले वेरी गुड यार, ये तो अच्छा राइट्स है। फिर बोला कि आप ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में ड्यूटीज आता है अक्सर। तो सबसे पहले हम लोग ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर में ये समझते हैं गवर्नमेंट ऑडिटर का क्या सिचुएशन है। तो बोला गया कि कैग बोलता है ऑडिटर को कि ऑडिटर कैसे होना चाहिए। तो ऑडिटर जब अपना रिपोर्ट बनाएगा ना, ऑडिटर रिपोर्ट एकदम आखिरी में जाके बनता है, तो जब ऑडिटर रिपोर्ट बनाएगा ना, तो उसमें बोल देगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि देखो भाई, कैग हमको ये डायरेक्शन दिया था। दूसरा, जो जो डायरेक्शन वो हमको दिया था ना, ऐसे करो वैसे करो, उस पर हम ये किए हैं एक्शन। और तीसरा, उसके बोलने पे जो जो हम किए हैं उसका क्या इम्पैक्ट है। तीन चीज बोले। सबसे पहले वो क्या बोला था, डायरेक्शन, फिर उस पर हम क्या लिए हैं, एक्शन, और उसके बाद उसका क्या हुआ है, इम्पैक्ट। तो ये बात मेरा ड्यूटी होता है कि हम जब गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करेंगे तो कैग अपॉइंट किया है, तो कैग जो भी बोलेगा डायरेक्शन डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट में दिखाएंगे, जो भी लेंगे एक्शंस डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट में दिखाएंगे, और उसका जो भी होगा इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट करके रिपोर्ट में दिखाएंगे। फिर भी कैग का मन नहीं भरा। कैग, गवर्नमेंट कंपनी, बोल रहा है कि देखो भाई, हमको लगता है ना इसका फिर से ऑडिट होना चाहिए। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री ऑडिट, ऑडिट का ऑडिट होना चाहिए। तो बोला गया, बोल सकता है भाई। और जहां कैग वहां 60 दिन, सिर्फ एक जगह 30 डेज है। जब भी कभी भी एग्जाम में कैग का डेट को लेकर डाउट होना, एक चीज याद रखना है, कैजुअल वैकेंसी में सीएजी को 30 दिन का टाइम मिला है, बाकी सारा सिचुएशन में 60 डेज आता है उसके पास अक्सर। ठीक है, तो सप्लीमेंट ऑडिट के लिए उसको 60 दिन दिया गया कि जिस दिन ऑडिट रिपोर्ट बनेगा उससे 60 डेज के अंदर में आप सप्लीमेंट ऑडिट कराइए, आपके पास पूरा हक है। जिसको चाहते उसको बोलिए, वो ऑडिट कर देगा। हम बोले वाह, कैग के पास तो बहुत पावर है। अगर वो टेस्ट ऑडिट कराना चाहे तो दिस इज ऑल्सो एन ऑडिट ऑफ ऑडिट, तो वो जब चाहे टेस्ट ऑडिट भी करा सकता है, इस पर सवाल नहीं आता है। बट हाँ, वो करा सकता है। कैग टेस्ट ऑडिट करा सकता है और कोई नहीं करा सकता है। कैग सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है, 60 दिन के अंदर करेगा। ये दो इंपॉर्टेंट बात हम लोग यहाँ से सीखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। एग्जाम में, एग्जामिनर में, ऑडिट में भी, सिलेबस में ये हिस्सा है। प्रोप्राइटी को समझो क्या होता है। कंपनी का जो भी डिसीजंस लेता है ना मैनेजर्स, क्या वो उसके भलाई के लिए, या फिर मैनेजर अपना रोटी गर्म कर रहा है, अपना फायदा देख रहा है, ये चीज को जज करने को बोलते हैं प्रोप्राइटी। व्हाट इज प्रोप्राइटी? ऐसा मैटर जहां पे हम जज करें कि कंपनी के मैनेजर सही है कि नहीं है, उनका डिसीजन कंपनी के अच्छे के लिए कि खुद के अच्छे के लिए, प्रोप्राइटी मैटर्स। हम बोले इसका क्या ट्रिक है याद करने का, पहले ये समझो। एलबीएस एलपीसी इंपॉर्टेंट है, लिख लो भाई, याद हो, एग्जाम में आ सकता है कि क्या होता है प्रोप्राइटी मैटर्स, या फिर ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर में हम लोग इसको चिपका के आ सकते हैं। तो सबसे पहले एल फॉर लोन्स एंड एडवांसेस। देखो, एक कंपनी से मैनेजमेंट कैसे, डायरेक्टर कैसे धोखा करेगा, वो कंपनी से लोन ले लेगा कि भाई हमको लोन दे, तो हम पैसा लेके भाग जाते हैं। तो लोन एंड एडवांसेस एज अ ऑडिटर हम चेक करेंगे कि वहां कुछ गड़बड़ी है क्या। दूसरा, बुक एंट्रीज। अब लोन एंड एडवांसेस कहाँ दिखेगा, बुक में, तो बुक मंगाएंगे, और बुक एंट्रीज देखेंगे क्या वो प्रेजुडिशियल तो नहीं, क्या वो गड़बड़ तो नहीं। ठीक है, फिर बुक हम जैसे खोलेंगे ना, तो हमको क्या दिखेगा, हमेशा की तरह शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटी। तो हम वो सबको देखेंगे कि मानो कोई शेयर 100 रुपया का था, तो वो, मानो हम किसी शेयर को 100 रुपया में खरीदे, हमको घपला करना है, हम क्या करेंगे, कंपनी को बोलेंगे 100 रुपया दो, कंपनी से 100 रुपया लिया, उसको शेयर दिया, और कंपनी को बायबैक 10 रुपया में कर देंगे। बेसिकली हम अपना शेयर से 90 रुपया कमा रहे हैं। शॉर्टकट में ये समझो कि अगर हम कॉस्ट प्राइस
100 रुपया रखें, और सेलिंग प्राइस इतना डिटेल में नहीं है लेकिन फिर भी एकदम सिंपल सा बात पे कि कॉस्ट प्राइस जो है इट शुड नॉट बी मोर देन द सेलिंग प्राइस, सिंपल वर्ड। ठीक है, तो हम क्या किए, लोन एंड एडवांसेस मंगाए, लोन एंड एडवांसेस को स्कैन करने के लिए बुक मंगाए, बुक खोल के देखते तो देखते उसमें शेयर्स दिखा, शेयर्स में देखे कहीं कॉस्ट जो है वो ज्यादा तो नहीं है, लॉस पे तो नहीं ना बेच रहा। फिर हम देखें वापस से लोन लोन एडवांसेस देखना है, चलो वापस आओ, तो वापस से हम लोन एडवांसेस को देखें कि बहुत बार ये लोग क्या करता है, खुद को लोन देता है, वहां पे डिपॉजिट दिखाता है, तो चेक करो ऐसा तो कुछ गड़बड़ी नहीं ना किया। तो ये सब हम देख लिया। हम बुक बंद ही करने जा रहे थे कि हम देखे मैनेजर खुश हो रहा है, हम वापस से खोले, हमको लगा ये जरूर आईफोन खरीदा है और अपना बुक में चढ़ाया है, यहाँ पे उसका हाथ में आईफोन था, जरूर ये पर्सनल खर्चा अपना रेवेन्यू अकाउंट में दिखा दिया है। तो हम चेक करें कि ऐसा कोई खर्चा है कि नहीं। हम बोले ठीक है, लेकिन अचानक से मेरा नजर पीएल में देखा एक रिसीट पे कि इसको कहीं से कुछ पैसा आया, और ये दिखा रहा है इसमें बहुत बड़ा कैश का अमाउंट आया है। तो हम चेक करेंगे कैश, क्या कैश एक्चुअली में मिला शेयर के अलॉटमेंट पे, क्या कैश एक्चुअली मिला शेयर के अलॉटमेंट में, क्या कहानी था। लोन एडवांसेस से शुरू हुआ, लोन एडवांसेस शुरू होने के लिए बुक मंगाए तो बुक खोल के देखें तो बुक एंट्रीज, पहला पॉइंट लोन एडवांसेस प्रेजुडिशियल नहीं होना चाहिए, दूसरा बुक एंट्रीज। फिर बुक खोले तो क्या देखा, शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, लॉस, ये सब पॉइंट याद आ जाएगा। फिर वापस से हम खुद को याद दिलाएंगे, अभी लोन देखने के लिए खोले हैं, तो वापस से लोन एडवांस से डिपॉजिट कर नहीं दिख रहा हो। और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस को कहीं नहीं बंद करते जाते, हंस रहा था तो वापस से पर्सनल एक्सपेंस आईफोन का ढूंढे, और फिर कैश वाला सिस्टम। इससे हम लोग ये 6 पॉइंट को याद रखें, एसेट्रिक, एलबीएस, एलपीसी भी है, तो ये सारा चीज देखेंगे। उसके बाद आया कि मेरा काम होता है, अगेन ये चीज जो हम लोग बचपन से रखते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू देना, यहाँ पे लिखा हुआ 143 का 2 में कि ट्रू एंड फेयर व्यू देना मेरा काम होता है। अब मेन बात पे आते, रिपोर्टिंग अंडर 143 का 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, 143 का 3 और 143 का 12 एग्जाम में ऐसे टपक सकता है कभी भी, यहाँ पे नहीं तो ऑडिट में भी टपक सकता है, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहले रिपोर्टिंग, अब हम लोग को एग्जाम में कभी नहीं बोलेगा कि हमको 143 के 3 के तहत में रिपोर्टिंग बताओ, तो इसको लाइन वाइज रटने का जरूरत है नहीं, फिर भी समझो कि हम क्या रिपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि हाँ भाई, मेरे को ऑडिट के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन मांगना था ये लोग दिया है, जितना भी बुक्स चाहिए था दिया है, बुक सही से मेंटेन भी किया हुआ था। फिर हम बोल देंगे कि देखो भाई, बड़ा कंपनी है भाई, ऐसे हम लोग लुक्खा आदमी नहीं है। ओके, फिर से कि सबसे पहले नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिला, बुक्स मेंटेन कर रहा था। अच्छा, मानो कंपनी है, लुक्खा नहीं है, कंपनी का ब्रांच होगा, तो क्या ब्रांच का ऑडिट है, अगर हाँ तो उसका रिपोर्ट मिला है कि नहीं, बैलेंस शीट पीएल जो है वो बुक्स के एग्री करता है कि नहीं, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एएस पढ़ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग है कि नहीं, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ तो नहीं है, डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, ठीक है, अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, ये सारा हम लोग को चीज बताना होता है। इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो क्या वो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल हो रहा है कि नहीं, देखो ये आएगा 4-5 मार्क्स का, 10 पॉइंट है। कॉमन सेंस से हम लोग 5 में से 3 तो करेक्ट लिख देंगे, तो इसको पूरा रटने में टाइम बिताने का जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं, फिर भी 2-4 बार एक कहानी बन के हम लोग इसको याद कर लेंगे तो बेटर है। अब ये चीज का ध्यान रखना कि अगर कंपनी पे कोई ऐसे केस वेस चल रहा है, तो उस पेंडिंग लिटिगेशन का अगर फाइनेंशियल पोजीशन पे कुछ इंपैक्ट होता है, क्या बोले, उस पेंडिंग लिटिगेशन का अगर फाइनेंशियल पोजीशन पे कोई इंपैक्ट होता है, तो उसके बारे में हमको रिपोर्ट में बता देना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या आता है वो है एकदम ऊपर ऊपर से। फिर अगर फ्यूचर में लगता है कि कुछ ऐसे भारी लॉस होने वाला है, तो वो चीज के बारे में भी हमको बता देना चाहिए। उसके बाद अगर हमको लगता है कि एक आईपीएफ अकाउंट है, उसमें पैसा जाने में लेट है, तो बता देना चाहिए। मतलब इससे रिलेटेड यही हो सकता है कि एक स्टोरी आएगा और पूछेगा कि क्या है, 2 क्वेश्चन आ सकता है, या तो आ सकता है कि रिपोर्टिंग क्या क्या करना है बताओ, 4-5 मार्क्स का, या फिर कोई कहानी आ सकता है जिसमें इनमें से कुछ चीज हुआ और पूछना है कि क्या रिपोर्ट करना है कि नहीं, हाँ करना है। दैट्स इट, वेरी इजी टॉपिक। अब आते हैं सबसे 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, 143 का 12। क्यों, ये रट लो, क्योंकि जब जब धोखा मिलेगा तो ये सेक्शन को हमको देखना होगा। अरे ये कंपनी में धोखा होगा इसीलिए हम ऑडिट कर रहे हैं। मानो कंपनी का ऑफिसर, कंपनी का एम्प्लॉय कुछ फ्रॉड करता है, कुछ कांड करता है, ठीक है, तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताना होता है। तो हम बोले ठीक है, हम कंपनी का ऑडिट कर रहे थे, हमको पता चला कंपनी 750 रुपये का फ्रॉड किया है, तो क्या उसके लिए हम मोदी जी को फोन करके तंग करेंगे? नो 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 नो। अगर फ्रॉड 1 करोड़ या फिर उससे ऊपर का है तो ही हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है। अगर उससे नीचे का है तो बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बता देंगे, और अपना रिपोर्ट में जो है बोर्ड को बोलेंगे कि अपनी रिपोर्ट में लिखो कितना रुपया का फ्रॉड हुआ।
लेकिन अगर 1 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा का फ्रॉड होता है ना, तो हमको ऑडिट कमेटी को और बोर्ड को 2 दिन में बताना होगा। अरे आज फ्रॉड पता चला ना, 2 दिन में बोर्ड को प्लस ऑडिट कमेटी दोनों को बताओ, ये फ्रॉड मिला, 1 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड मिला है। और ये लोग को बताने के 45 दिन वेट करो, 45 दिन वेट करो कि लोग रिप्लाई क्या करते हैं, देखो अगर रिप्लाई मिला वेरी गुड, अगर नहीं मिला तो 45 दिन खत्म होने के 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर हम सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेंगे, देखिए गवर्नमेंट, मालिक 143 का 12 में बोला था कि 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का फ्रॉड मिलेगा तो हम मोदी जी को फोन लगाना है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमको फ्रॉड मिला, हम 2 दिन में किसको किसको बताएं, बोर्ड और ऑडिट कमेटी पे। और फिर जिस दिन वो लोग को बताएं उससे 45 दिन वेट किए, अगर वो लोग बीच में जवाब दे दिया तो ठीक, नहीं तो 45 दिन खत्म होने का वेट करेंगे। जिस भी दिन 45 दिन खत्म हो या फिर वो लोग जवाब दे, जो भी हो, 15 दिन के अंदर में हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को बता देना कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है। अगर वो रिप्लाई नहीं देगा तब भी बोल देना कि देखिए उसको पूछे, वो जवाब भी नहीं दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी को फोन करेंगे, सिर्फ 4 बात बोलेंगे, ज्यादा बात करने का समय नहीं है उनके पास। नेचर ऑफ द फ्रॉड, क्या फ्रॉड हुआ था, कितने का फ्रॉड हुआ था, कौन किया है, आपको क्या करना है, मतलब आप क्या कर सकते हैं, रेमेडियल एक्शन जो कि लिया जा सकता है या फिर जो ये लोग लिया है, ये सारा बात हमको 4 बात बता देना। तो क्या हुआ, फ्रॉड हुआ, कितना का, 1 करोड़ से कम का, अरे बोर्ड और ऑडिट कमेटी को बताओ ना यार, 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का, मोदी जी का नंबर लाओ, चलो मोदी जी को फोन लगा के बोले अपनी, सबसे पहले 1 करोड़ या फिर उससे ज्यादा का 2 दिन के अंदर में बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बोला भाई ये क्या है, इतना भारी फ्रॉड, और 45 दिन वेट करो वो लोग जवाब दे रहे हैं कि नहीं। अगर जवाब आ गया तो गुड, नहीं तो 15 दिन के अंदर में, 45 दिन खत्म होते ही 15 दिन के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन लगा दो। जिस दिन जवाब आ गया उससे भी 15 दिन के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट को फोन लगा दो और बोलो कि देखिए भैया 4 बात बता रहे हैं, ये फ्रॉड हुआ है, इतना रुपया का हुआ है, ये लोग इन्वॉल्व है और ये एक्शन लिया गया। दैट्स इट। ये इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन, इतना प्यारा कहानी। अब जितना मिसलिनियस सेक्शन है उसको टच करते हैं, एकदम इजी है, फास्ट हो जाएगा। सबसे पहले बात आया पैसा का, 139 में ऑडिटर आता है, जितना उसका अपॉइंटमेंट वाला बात है 139 में, वन ओके 139 में आया, 149 में, 140 में अगर जाएगा तो बताएंगे। 141 में क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन ये सब के बारे में होगा तो 141 चमका देंगे एग्जाम में। 143 चमकाएंगे अगर उसका ड्यूटीज राइट्स वगैरह के बारे में बात होगा, आई लव यू माई ड्यूटीज राइट्स, याद है। अब आया पैसा का बात, और हम उससे 4 रुपया पाते, बस 4 रुपया, हाँ वो एक 4 रुपया जो पाते वही तुम हमको दे दो, वो एक 4 रुपया जो हम पाते हैं ना, मेरा रेम्यूनरेशन, मेरा पैसा, वही तुम हमको दे दो। 142 रेम्यूनरेशन के बारे में बताता है, याद हो गया। अब क्या बताते, तो बोला गया कि यार ये इसको कितना पैसा देना है, सीए को कहाँ पता चलेगा, जनरल मीटिंग में सीए को अपॉइंट करता है ना 139 में, एजीएम में, तो वो जनरल मीटिंग में बता दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का तो सीएजी करता है, 139 में बोला गया ये बात कि गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर तो सीएजी अपॉइंट करेगा। तो बोला गया वहां पे जो भी मैनर प्रिस्क्राइब्ड होगा वो देखना। कितना लो याद करवाएं तुमको, तुम बस ये याद रखो, रेम्यूनरेशन करना है, शेयर होल्डर लाता है जनरली तो जनरली वही लोग अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट टर्मिनल में मत जाओ, ठीक है। हाँ, अगर पहला ऑडिटर है तो क्या रूल है, रूल है एज पर सेक्शन 139 कि पहला ऑडिटर तो बोर्ड अपॉइंट कर देगा नॉर्मल कंपनी में, गवर्नमेंट नहीं, नॉर्मल, और फिर जो है एजीएम तक यही रहेगा, एजीएम में नया ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। तो ये पहला ऑडिटर जिसको बोर्ड अपॉइंट कर रहा है उसका क्या, उसका रेम्यूनरेशन उस केस में बोर्ड करेगा ना रे भाई, सिंपल सा बात है। पैसा कौन देगा, जनरल मीटिंग में, अगर बोर्ड करे तो अपॉइंट पहला ऑडिटर तो वही दे देगा, सिंपल कहानी। रेम्यूनरेशन में क्या देगा, उसका आने जाने का खर्चा, होटल में रुकने का खर्चा, अच्छा अच्छा खाने का खर्चा, सब अपने को कंपनी रीइंबर्स कर देगा, ठीक है। हाँ, एज एन ऑडिटर हम जो सर्विस दे रहे हैं ना, यहाँ पे वही रेम्यूनरेशन माना जाएगा। अरे उसका घर में जाके उसको मसाज दे रहे वो सब नहीं, अदर सर्विस नहीं आएगा, वो सब नहीं, खाली एज एन ऑडिटर वाला सर्विस आएगा। हम बोले ठीक है, तो हम उसको और क्या क्या सर्विस दे सकते हैं, क्या एक सीएम मसाज देगा, अभी अभी आप कितना गंदा बात बोल रहे हैं, तुम लोग ये बोलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अब सेक्शन 144 आता है और इसमें इंपॉर्टेंट बोला गया है कि कुछ काम सीए जो है उसका नहीं कर सकता। अरे आज बताओ, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हम उसका अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग कर सकते हैं, टैली में डाटा एंट्री करवा सकते हैं उसका, मेरे यहाँ सीए है, कर सकते हैं। अगर वो बुक्स हम बनवाएं, क्या उसका हम सही से ऑडिट कर पाएंगे, नहीं ना। तो अगर हम किसी का अकाउंट्स बनाते हैं तो उसका ऑडिट कोई और करता है, हम नहीं कर सकते, 144 बोला। फिर इंटरनल ऑडिट, याद है इंटरनल ऑडिट कौन होता है, उसका अपना अंदर का ऑडिटर होता है।
तो वो काम भी हम करेंगे और बाहर वाला स्टैट्यूटरी ऑडिट भी हम करेंगे? नो, इंटरनल ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिटर एक बंदा नहीं हो सकता। फिर मानो उसका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बना के दिए उसको हम, तो अगर ये बनाकर हम उसको दिए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है भाई, ध्यान दो, अगर ये हम उसका बना के दिए तो क्या हम उसको सही से ऑडिट कर पाएंगे? हमको तो कोई कमी नहीं दिखेगा उसमें, इतना अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस नो, पार्शियल देंगे। एक्चुरियल सर्विस दी है, ये इंश्योरेंस कंपनीज में होता है, दिमाग नहीं लगाना, एक्चुरियल सर्विस दी है। इन्वेस्टमेंट के लिए उसको डिसीजंस बताए थे, कल को उसको लॉस हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे एज एन ऑडिटर? नहीं नहीं, अच्छा डिसीजन था, कम किस्मत खराब था, आगे ठीक हो जाएगा। अबे तुम ऑडिटर है, सच बोलना है। इन्वेस्टमेंट का एडवाइजरी, इन्वेस्टमेंट का बैंकिंग, ये सब अगर हम दिए हैं तो हम ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। अगर हम कोई फाइनेंशियल सर्विस दी है दूसरा उसको, कोई मैनेजमेंट सर्विस दी है, अगर हम उसके लिए ये सब काम कर रहे हैं ना कंपनी के लिए, उसका बुक्स बनाना, ऑडिट करना, फाइनेंशियल सिस्टम बना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाना, फिर दो तो आया इन्वेस्टमेंट के ऊपर, एक एडवाइजरी एक बैंकिंग, फिर फाइनेंशियल के ऊपर एक आउटसोर्स करा है, मैनेजमेंट सर्विस दी है, सब कुछ भी देंगे तो हम उसको ऑडिटर नहीं बन पाएंगे 144 के तहत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 143 डिस्क्वालिफिकेशन था, 144 क्या बोल रहा है कि एज एन ऑडिटर हम ये सारा सर्विस उस कंपनी को अब नहीं दे सकते हैं। 145 में बोला कि भाई साइन कर देना, वेरी गुड, क्या बात बोला। 146 में बोला कि अगर तुम ऑडिटर है तो तुमको जनरल मीटिंग अटेंड करना है, जो जो नोटिस बाकी मेंबर्स को जाएगा आपको भी आ जाएगा, ठीक है? तुम नहीं कर सकता, किसी को भेज दो भाई, बड़ा आदमी है, तुम नहीं कर सकते तो किसी को भेज दो, और तुम्हारा जो भी बात है, मान लो तुम ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ लिखा, तुम कुछ बोलना चाहता है, सब सुनेगा। अरे भारी आदमी हम लोग, रिलायंस में कुछ बोलना चाहेंगे, अंबानी जी को बोलेंगे शांत रहिए, हमको बोलने का मन है, हम ईजीएम में भी आ सकते हैं और बोल भी सकते हैं, 146 बोलता है मेरे को, एकदम अलाउड है, ठीक है? लेकिन अगर कुछ भी गलती करते हैं, कुछ भी इंपॉर्टेंट पेनल्टी, कुछ भी गलती करते हैं 139 से 146 के बीच, तो कंपनी अगर गलती किया तो 25,000 से 5 लाख तक का फाइन है, और जो बंदा गलती किया, ऑफिसर कुछ गड़बड़ी किया, तो उस पर साल भर तक का जेल प्लस या फिर 10,000 से 1 लाख तक का फाइन, या फिर दोनों, या तो जेल या तो पैसा या फिर दोनों लग सकता है, ठीक है? ये तुम लोग को याद करना है, कैसे भी याद कर लो। उसके बाद बात आया कि ऑडिटर पे तो सिर्फ फाइन लग रहा है, ये तो कंपनी का फाइन था, ऑडिटर का क्या, वो बच के भाग जाएगा? नहीं, अगर हम 139 से 145 को पूरा नहीं कर पाते तो मेरे पे फाइन लगेगा 25,000 रुपया से लेके 5 लाख, या फिर 4 टाइम्स द रेम्यूनरेशन विच एवर इज लेस। याद करना होगा, अगर ऐसा घुमा फिरा के है तो एग्जामिनर के लिए तो यही टफ है, यही देगा, तो हम लोग क्या याद किए? नॉर्मल लिमिट 25,000 से 5 लाख, नॉर्मल कंपनी का, मेरा भी वो। लेकिन हम ऑडिटर है ना, तो ऑडिटर को ज्यादा याद करना पड़ता है, तो बोला अब 5 लाख को कंपेयर करो, 25,000 मिनिमम, मैक्सिमम 5 लाख। लेकिन अगर ऑडिटर है तो उस पर एक नया लिमिट से कंपेयर किया जाएगा, क्या? 4 टाइम्स ऑफ रेम्यूनरेशन रिसीव्ड, जितना मिला उसके 4 गुना पेनल्टी मारेंगे तुम पे, विच एवर इज लेस, ठीक है? और मेरे को भी साल भर तक का जेल होगा, मेरे को भी अगर जानबूझ के गलती करेंगे तो साल भर तक का जेल, और उसके अलावा 50,000 से 8 टाइम्स, अरे जानबूझ के गलती किया ना, 4 गुना नहीं 8 गुना तक, विच एवर इज लेट, ये कितना हो जाएगा? 8 गुना, 8 टाइम्स। कब? जब जानबूझ के करेंगे, नॉर्मली 4 टाइम्स, जानबूझ के 8 टाइम्स। एंड जो रेम्यूनरेशन हमको मिला था, डैमेजेस मिला था, अगर मेरे पर ये सेक्शन लगता है तो हमको वापस करना होगा, और कंपनी को कोई नुकसान होगा तो उसका भरपाई करना होगा।